नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 140 करोड़ का देश पूरी दुनिया में शर्मिंदा एक बार फिर हुआ है। हरियाणा में चुनाव से पहले कुछ हत्यारों ने, कुछ हत्यारी मानसिकता ने बंगाल के एक गरीब की हत्या कर दी। उस पे शक था कि उसने गौ मांस खाया है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा किया जाता है। पहलू खान हो या अखलाक हो, देश में एक लंबी लाइन लग गई है जिनकी बेकसूरों की हत्या मॉब लिंचिंग में कर दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बहुत नाकारा बयान सामने आता है। 60% मुसलमान है केवल हरियाणा में, लेकिन हरियाणा हाथ से जा रहा है तो उसके लिए हिंदू मुसलमान के फसाद खड़े किए जा रहे हैं। इस देश में कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये कौन तय करेगा? अगर गौ माता से इतना प्यार है तो संसद में कानून लाइए कि गौ की हत्या करेगा वो आदमी को फांसी हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी। मेरा दावा है मोदी जी ऐसा कानून नहीं ला सकते, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में डिब्बा गोल हो जाएगा। मैं गोवा गया, वहां पे लिखा हुआ था यहाँ बीफ के कबाब मिलते हैं। गोवा में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। गोवा में भाजपा की सरकार है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीफ पार्टी होती है, बीजेपी के नेता शामिल होते हैं। किरण रिज्जू का बयान आप सबने सुना है। तो ये नाटक किसके लिए? बेगुनाहों को मारने के लिए। बंगाल का एक कबाड़ी आदमी दिन रात कबाड़ बीन बीन के रोजी रोटी चलता है तो उसको लाके मार दो। बुलंदशहर में इसी तरह इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी। ये उन्मादी भीड़ हिंदू मुसलमान नहीं देखती। ये दिमाग का जो जहर भरा जा रहा है अल्पसंख्यकों का, वो देश को एक बारूद के ढेर में बिठा दे रहा है। और देश के मुसलमान क्या असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे? 4 साल से उमर खालिद जेल में है। 4 साल से जेएनयू का चर्चित नाम उमर खालिद। हर बार सुप्रीम कोर्ट में डेट लगती है और चुनाव जमानत की तारीख टाल दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत अधिकार है, जेल जेल नहीं। फिर उमर खालिद की 4 साल से जमानत क्यों नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट? वहीं बनारस में एक प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में शर्मनाक घटना घटती है। बीएचयू की एक छात्रा को बनारस के राक्षस पकड़ते हैं, नग्न करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बदतमीजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं और ये राक्षस फिर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ाने चले जाते हैं। हंगामा होता है तो गिरफ्तार होते हैं और फिर ऐसी पैरवी की जाती है कि जल्दी से जमानत पर आ जाएं। कुछ महीनों में उनकी जमानत हो जाती है, उनका स्वागत हो जाता है और उमर खालिद 4 साल से जेल में सड़ता रहता है। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। नाटक होता है, शराब के नाम पर नाटक होता है कि शराब पीने वाला व्यभिचारी है। जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे उम्मीद थी कि जो उत्तर प्रदेश के मॉल बने हैं, बड़े बड़े राजधानी लखनऊ में मॉल बने हैं, इसमें मैं घुसूंगा तो आगे काउंटर दिखाई देंगे, एक दुकान दिखाई देगी कि यहाँ पे गाय का दूध मिलता है या गाय का घी मिलता है। मुझे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भी मॉल नजर नहीं आया जहां पे गाय का दूध और गाय का घी मिल रहा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मॉल में शराब की दुकानें खुलवा दी। ये कौन सा नाटक है? कौन सा देश बना रहे हैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कोई और तय करेगा और कोई और दूसरा कुछ खाएगा तो उसको पीट पीट के मार देंगे। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, पूरी दुनिया हम पर थूक रही है। हमारे लोकतंत्र का, आजादी का अमृत महोत्सव इस दिशा में पहुंच जाएगा, हमने सोचा नहीं था। क्या हो गया इस देश का? बात करते हैं आज एक बहादुर पत्रकार से। चलते हैं नागपुर राजीव रंजन से और देखते हैं उनका क्या विचार है इस मामले पर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। बड़ी दुखद खबर जो आई है हरियाणा से, मॉब लिंचिंग के कारण पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की, साबिर मलिक शायद नाम बताया जा रहा है उसका, पीट पीट के उसको मार दिया। आरोपी गौरक्षक बताए जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि गौरक्षक कौन सी पार्टी से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री का नायब सैनी का बहुत शर्मनाक बयान सामने आया है। कोई कार्रवाई की बात नहीं, पहली घटना नजर में कोई कोई कड़ी कार्रवाई की बात नहीं। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां हिंदू मुसलमान कराने के लिए छौका लगाया जाता है। राजनीति तेज की जाती है कि किसी तरह चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो जाए। हरियाणा में सिर्फ 7-7.5% मुसलमान है, इतनी बड़ी आबादी भी नहीं है। लेकिन एक मजदूर बंगाल से आया था, कबाड़ बीनता था, झुग्गी झोपड़ी बना के रहता था, उसको पीटा जाए, इस तरह हत्या कर दी जाए।
हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और फिर इस तरह किसी बेगुनाह को पीट पीट के मार देना। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा अखलाक, कहा गया कि अखलाक की इसमें फ्रिज में गौमांस का मीट था, जबकि वो बाद में मटन का निकला, उसको मार दिया गया। देश में इतना, पहलू खान एक चर्चित नाम था। देश में तमाम जगह पे ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही हैं जिसमें मॉब लिंचिंग की जा रही है। दुनिया में हम कौन सा चेहरा दिखाएंगे कि भारत अब ऐसा देश नफरती चिंटुओं का देश बनता जा रहा है, जिसमें ये नफरती चिंटू कुछ भी कर दे रहे हैं, कहीं पे भी किसी की मार दे रहे हैं, किसी की हत्या कर दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? संजय जी, ये बहुत ही दुखद आपने समाचार दिया है। और देखिए, इस देश का जो आधार है प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का, वो सेक्युलरिज्म है, वो टॉलरेंस है। हमको टॉलरेंस करना जो है वो सिखाया जाता है। यही इस देश के आधार में, केंद्र बिंदु में यही चीज है। अब आप जो है लोगों को क्लासिफाई कर रहे हो, आप लोगों को अलग अलग भागों में बांट रहे हो कि कौन क्या खा रहा है। ये सरकार का काम है? ये क्या पार्टी का काम है ये जानना कि भाई मैं मेरे किचन में क्या बना रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? मतलब इस देश में मुद्दे नहीं रह गए हैं क्या? और सबसे बड़ी बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ संजय जी, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से और अन्य पार्टियों से, कि क्या चुनाव आता है तभी इनको गाय माता की याद आती है? जब जब चुनाव आता है तब तब आप देखिए मॉब लिंचिंग या गौ माता की रक्षा, ये मुद्दे अपने आप में उभर के आ जाते हैं सामने। आपने बहुत ही आंकड़े देके बहुत ही सही बात कही कि जिस राज्य में 7.5% माइनॉरिटी है, उस राज्य में आप ये सारे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप कितने डेस्परेट हैं। आप कितने डेस्परेट हैं कि ये किसी भी तरीके से जो है ये ध्रुवीकरण हो जाए। ये रिलीजन के आसपास में जो है, हिंदू धर्म के आसपास में और गौ माता के आसपास में सारी चीजों का ध्रुवीकरण हो जाए और चुनाव उसी के बेसिस पे लड़ा जाए। आप ये समझिए 10 साल का समय मिला, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में। हरियाणा गुड़गांव के कारण बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट था। आप ये समझिए, आप मुझे बताइए, आज गुड़गांव के बदले प्लांट सेटअप हो रहे हैं आपके या तो नोएडा तरफ में या तमिलनाडु में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो गुड़गांव क्यों पीछे? 10 साल के अंदर में आप देखिए, ऐसी ये पार्टी सत्ता में आई थी। आप याद करेंगे मारुति में इन्होंने जो है, मारुति में बहुत बड़ा एक स्ट्राइक हुआ था, उसमें एक बिहार के एचआर मैनेजर थे मारुति के, उनको जला दिया गया था। ठीक है, झा या दुबे कुछ सरनेम था, मैं भूल रहा हूं। और आप सोचिए उसके बाद में वहां पे बहुत आक्रोश, जन आक्रोश जागा और सत्ता परिवर्तन 1-1.5 साल के अंदर में हो गई और जन आक्रोश को धीरे धीरे फैलाया गया। तो आप ये समझिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है। जनता ने देख लिया कि 10 साल में आप जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, ये मुद्दों पे तो आप बुरी तरीके से विफल हुए। आज जो इजराइल में, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं, जो इजराइल में और जो रशिया में, यानी फिलिस्तीन में और जो रशिया में सबसे ज्यादा युवा भारत के भेजे गए हैं वो हरियाणा राज्य से। लंबी लंबी कतारें थी। आप समझ लीजिए बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग मरने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, पर वो एक रेस्पेक्टेड अर्निंग मेंबर बनना चाहते हैं अपनी फैमिली के। वो एक इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ पैसा कमाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए। उसके लिए ये भी इस चीज को भी छोड़ने को तैयार है कि हम फिलिस्तीन में जा रहे हैं मरने के लिए, कि हम रशिया यूक्रेन में जा रहे हैं। तो आप समझिए कि जब बेरोजगारी जैसा, जो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है बेरोजगारी, उस मुद्दे को हल कर पाने में जब ये पार्टी विफल रही, तो ये ध्रुवीकरण का जो है वो ध्रुवीकरण का सहारा लिया जा रहा है। और ये किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार का अधिकार नहीं है, कार्य क्षेत्र नहीं है कि वो घुस के देखे कि संजय शर्मा के किचन में क्या बन रहा है और राजीव रंजन सिंह के किचन में क्या बन रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत आधार है। मैं नहीं खाता हूं गौमांस, मैं हिंदू हूं, मैं अपने चीजों को मानता हूं, मैं नहीं खाता हूं गौमांस, पर जरूरी नहीं है कि सभी वो चीज को फॉलो करें। आप जबरदस्ती किसी के सर पे गन रख के और किसी को विवश करके नहीं आप ये कर सकते कि आपको गौमांस खाना ही खाना है। तो ये बात समझने वाली बात है। जब पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में जब सरकारें इस तरीके से एंटर कर जाती हैं, घुस जाती हैं, तो वही हाल होता है जो रशिया में हुआ था। आपको याद होगा केजीबी एक ही परिवार के अंदर में फूट डलवा देती थी। पोलैंड में हुआ था, चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, बल्गेरिया में हुआ था, ये ईस्ट जर्मनी में हुआ था। ये सब राष्ट्रों में हुआ क्या था?
ये सब राष्ट्रों में यही हो गया था कि सरकारें जो है लोगों के घरों में घुस गई थी, लोगों के घरों में घुस के जो है स्पाइंग कर रही थी। तो ये काम जो है ये विघटन की तरफ आपको ले जाएगा। ये किसी भी तरीके से देश को बांधने का काम, एक बाइंडिंग फैक्टर का काम नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मेरी पूरी संवेदनाएं हैं इनके परिवार के साथ में। और चूंकि ये पश्चिम बंगाल से आए थे और आपने बताया कि मतलब वो कबाड़ बिनते थे, बताइए इस तरीके के लोगों को मार के आप क्या हासिल कर लेंगे, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये मतलब इससे ज्यादा दुखद बात तो और कुछ हो नहीं सकती कि जो एक निरीह प्राणी है, जो एक कमजोर है, जिसके पास में कोई शक्ति नहीं है, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जीवन ले ले रहे, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे रहे। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय विषय है। राजीव भाई, मैं कुछ समय पहले गोवा गया था, एयरपोर्ट से निकला, आगे गया, वहां पे एक कबाब बेच रहा था, बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर बीफ के कबाब मिलते हैं। मैं 5 स्टार होटल में गया, खाना खाया तो वहां पे बीफ मिलता है। पूर्वोत्तर के राज्य जितने हैं, किरण रिज्जू का एक बयान वायरल हुआ था, बीफ खाने को लेके बवाल हुआ था। और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तो गौ मांस भी परोसा जाता है। ये सरकार अगर बहुत गौ माता की रक्षक है, बहुत गौ माता की हितैषी है, तो संसद में कानून लेकर क्यों नहीं आती कि देश में जो गौ की हत्या करेगा उसको उम्र कैद की सजा होगी, उसको फांसी होगी, उसको कड़े दंड भी मिले जाएंगे। जब संसद में अपने मन माफिक तरह तरह के कानून लाए जा सकते हैं, पास कराए जा सकते हैं, तो अभी तक क्या गौ माता की हत्या के लिए एक कड़ा कानून बनाया गया है सरकार ने? वो मेरी जानकारी के मुताबिक इसलिए नहीं बनाया गया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर आप ये बात कह नहीं सकते। पूर्वोत्तर के राज्यों में आप ये बात कहेंगे तो आपका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीफ पार्टी होती है और कहीं कहीं मेरी जानकारी के हिसाब से तो गौ माता की भी गौ हत्या भी हो जाती है। क्या कारण है कि ये इतना नाटक किया जाता है, इतनी नौटंकी की जाती है? जो मांस पूर्वोत्तर के राज्यों में खाया जा सकता है, जो बीफ गोवा में खाया जा सकता है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, अगर अखलाक की फ्रिज में वो बीफ मिलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इस देश में क्या राजनीति तय करेगी कि कौन खाएगा? क्या ये कोई दूसरा तय करेगा कि संजय शर्मा ब्राह्मण है तो मीट खाएंगे या नहीं खाएंगे, सावन में खाएंगे या नहीं खाएंगे, नवरात्रि में खाएंगे या नहीं खाएंगे? इस देश में एक बड़ी बहस चली है। लोग अगर किसी ने मीट की बात कर दी तो क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई। चुनाव में राहुल गांधी ने तेजस्वी के संग एक बार नॉनवेज की बात कर ली, पिछले दिनों मछली की बात कर ली, तो राहुल गांधी के वो सोशल मीडिया में राहुल गांधी पर हमला कर दिया गया कि कैसे हिंदू हैं जो मांस मीट की बात करते हैं। तो क्या अब ये भी ठेका है? क्या अब इस देश में ये ठेका हो गया कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा? कुछ दिनों बाद तय कर दिया जाएगा, आज सोमवार है आप सफेद पहनेंगे, आज मंगलवार है आप लाल पहनेंगे, आज शुक्रवार है आप हरा पहनेंगे। अब क्या अब हमारे खाने पीने, रहने सहने, जिंदगी जीवन यापन, इस पर कुछ कट्टर लोग तय करेंगे कि इस मुल्क में अगर रहना है तो हमें क्या खाना है? इस तरह कोई कबाड़ी पीट पीट के गौ मांस रखने के शक में मार दिया जाएगा, सरकार संरक्षण देंगी हत्यारों को। मोनू मानिक सर का नाम याद होगा आपको, पूरा हरियाणा जल गया था। किसका संरक्षण था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हत्यारों ने, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह था, उसको सरेआम मार दिया था। ये जो हत्यारे होते हैं, जो उन्मादी होते हैं, इनके हत्या करते समय इनके माथे पर लिखा नहीं होता, इनके हाथों के हथियारों पे लिखा नहीं होता कि हिंदू मारना है मुसलमान मारना है। जब आप दिमाग में उन्माद का जहर भरते हैं, जब आप दिमाग में उन्माद की नशा भरते हैं, जब आप धर्म का, मजहब का पाठ पढ़ाते हैं, तो ऐसी चेहरे आते हैं। लेकिन राजीव जी, ये पाठ पूर्वोत्तर में पढ़ाने की हिम्मत क्यों नहीं होती मोदी सरकार? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीके से बात रखी। ये पूर्वोत्तर में हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको मालूम है कि वहां के लोगों के खान पान में जो है मीट जो है एसेंशियल पार्ट है, चाहे वो चिकन का हो, चाहे वो बकरी का हो, चाहे वो गौ मांस हो। और आप लोगों को किसी भी तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप ये खाएंगे और आप ये नहीं खाएंगे, आप ये पहनेंगे और आप ये नहीं पहनेंगे, आप ऐसे रहेंगे और आप ऐसा नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वो यही है
कि ये जो है इंसान के व्यक्तिगत जीवन में घुस के उसको डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है, उसको जो है बताने की कोशिश कर रही है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। और यही कारण है कि आप देखिए जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहले समर्थन भी करते थे इस पार्टी को, वो धीरे धीरे इससे छिटक रहे हैं। आप एक बात समझिए संजय जी, मुझे एक बात बताइए, चलिए गौ मांस के लिए एक नियम भी लेके आ गए, तो क्या सरकार ये आश्वस्त करेगी कि जितनी भी गायें हैं जो बूढ़ी हो गई हैं या जिनका पालन पोषण उनके जो पहले कर रहे थे किसान या जो उन्होंने छोड़ दिया है, तो उसको क्या गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखेगी? गाय आज की डेट में इस देश में इतना बड़ा मुद्दा हो गया, सड़कों पे घूमती है, ना जाने कितने एक्सीडेंट हो गए। आप इस बात को समझिए, ना जाने कितने खेत जो हैं वो खराब हो जा रहे हैं, ठीक है, ये पशुओं के कारण। तो सरकार आपके और मेरे ऊपर तो नियम बना के हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करती है, और यदि प्रतिबंध नहीं लगा सकती है तो इस तरीके के उदंड संस्थान और उदंड लोगों को जो है ये प्रोत्साहन देकर ये बोलती है कि जाओ, जो इस बात को नहीं माने उसको मारो पीटो, नियम कानून को आप अपने हाथ में लो। आप इस चीज को समझिए, क्यों नहीं सरकार नियम बनाती है कि जितने भी गाय हैं, गौ माता की रक्षा करना सिर्फ लोगों का कार्य नहीं है, ये हमारा काम है, सरकार का काम है, और इसीलिए हम टैक्स दे रहे हैं, तो हम इनके लिए शेल्टर बनाएंगे। क्यों गाय इतनी सड़कों पे घूम रही है? ये मेरा और आपका काम है कि हम उनको प्रोटेक्शन दें, तो सरकार का काम है। तो यदि सरकार आपको और मेरे को मना करती है तो सरकार का काम बनता है कि भाई आप रास्ता दे, समाधान दे। आप समाधान दिखा नहीं रहे हो, आप सिर्फ समस्याएं बता रहे हो। समस्याएं बता के समाधान ना देना, ये तो मतलब ये किसी भी सरकार की अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने का सबसे बढ़िया जो है ये एग्जाम्पल है। आप इस बात को समझिए, किरण रिजिजू तो आपने एक बोल दिया, पर आप देखिए कि पूरा पश्चिम बंगाल आप ले लीजिए, जहां पे इनकी पार्टी का मेन विरोध जो ये बार बार मात खा रहे हैं, उसका कारण ही है कि पश्चिम बंगाल के लोग इस चीज को पसंद नहीं करते हैं कि आप उनके ऊपर में गुजरात का हिंदू धर्म का संस्करण थोपे, या आप उत्तर प्रदेश में जैसा मनाया जाता है या हिमाचल प्रदेश में जैसा हिंदू धर्म का पालन किया जाता है वो संस्करण थोपे। भाई दुर्गा पूजा में पंडालों में मीट के, चिकन रोल के, मटन रोल के, मटन चॉप के बड़े बड़े पंडाल में वो लगते हैं, स्टॉल लगते हैं, लोग बड़े चाव से खाते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं गुजरात में तो हमारे नवरात्रि बनती है उस टाइम में, तो हम तो व्रत रखते हैं और हम तो वेजिटेरियन खाते हैं। तो देखिए साहब, हिंदू धर्म जितना गुजरात में लोग शिद्दत से पालन करते हैं, उतने बंगाल के लोग भी शिद्दत से पालन करते हैं, पर उनके अपने खान पान का एक व्यवहार एक अलग तरीके का है। आप उनको डिमीन मत कीजिए, आप उनको कम करके मत बताइए। ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है, इनको याद करना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे ने पहले वैलेंटाइंस डे का पूर्ण जोर से विरोध किया था, पर जब उनको ये समझ में आया है कि नहीं, ये एक पार्टी का काम नहीं है कि युवक और युवतियों के बीच में आए, कोई यदि प्रेम करना चाहे तो ये किसी राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं है कि उसको अलग करे। तो उन्होंने बकायदा माफी मांगी और इस चीज पे बोला कि आज से वैलेंटाइंस डे को शिवसेना का भी समर्थन है। ये होती है एक दूरदृष्टि, लोगों को इससे सीखना चाहिए। आप बाला साहब ठाकरे का एक चेहरा दिखाते हो कि वो हिंदुत्व जो है, हिंदू सम्राट है, पर जो अच्छी चीजें हैं, जो इस तरीके की चीजें वो कभी सामने नहीं लाई जाती। तो मैंने बाला साहब का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि समझने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी जो बार बार गलती कर रही है, यहां से भी बड़े लीडर्स ने आके सामने माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये हमारी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए शेल्टर्स नहीं बना पा रहे, इसलिए वो सड़क पे घूम रही है, लोग मार रहे हैं, खा रहे हैं, और इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। आप शेल्टर बनाइए, वहां पे गौ माता को रखिए, किसी को मौका ही मत दीजिए कि वो गौ माता को पकड़े, मारे और खाए। तो ये जो है, ये बात समझने वाली है बात है कि कहीं ना कहीं सरकार भी विफल हो रही है, और वो विफलता के ही कारण जो है हम देख रहे हैं इस तरीके की हादसे हो रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी। हमारा रिपोर्टर है क्षितिज कांत, उसने लखनऊ के आसपास के कई इलाकों की कवरेज करके, स्टिंग करके दिखाया कि किस तरह जो शेल्टर है उसमें गाय तड़प तड़प के मर रही हैं, मर जा रही हैं, तो किस तरह उनके शरीर को ऐसे फेंक दिया जा रहा है, जानवर खा रहे हैं। और आपने रही मीट खाने की बात, तो सहारा श्री नहीं रहे सुब्रत राय, उनके दामाद हैं अभिजीत सरकार, बहुत चर्चित नाम है, कारपोरेट हेड थे। उन्होंने एक बार लखनऊ में बहुत बड़ा दुर्गा का पूजा करते हैं महानगर में, उन्होंने मेरे परिवार से को बुलाया कि आज नवा दिन है, खत्म है नवरात्रि, तो एक उत्सव है, तो आइए।
लंच हमारे साथ कीजिएगा। तो हम गए, वो बहुत बड़ा पंडाल माँ दुर्गा का, बहुत भव्य कार्यक्रम था, कई मेरे IAS IPS आए थे उसमें में। तो जब हम भोजन करने बैठे सब परिवार, तो जो भोजन परोस रहा था, तो उसने मेरी पत्नी से पूछा कि आप मछली लेंगी या झोल खाएंगी, वेजिटेरियन। तो वो चौंकी कि नवरात्रि है और मछली। तो वहां पे उन्होंने कहा कि नवरात्रि के में तो जब हमारा ये अष्टमी होती है, तो हम तो मछली बनाते ही बनाते हैं, मतलब झोल होता ही है, मछली का झोल होता ही होता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बता रहा हूँ कि मैं आपको, नवरात्रि में भी जब आपके व्रत होते हैं तो मछली का झोल होता है। तो इस देश में खाने पीने का चलन संस्कृति अलग अलग रही है, सभ्यता अलग अलग रही है। मांसाहार कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसके लिए आप इतने सारे व्याख्यान दे दें। लेकिन समस्या ये है कि क्या इस देश में जो मोरल ड्यूटी है, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, उसमें क्या ये शामिल हो गया है? अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो मुझे लगा कि अब जितने मॉल हैं हमारे, जितने बड़े-बड़े संस्थान हैं हमारे, यहाँ पे गौ माता के दूध के केंद्र मिलेंगे। हमारे दिमाग में था, कि चूँकि वो इतने हिंदुत्व की बात करते हैं, इतने हिंदुत्व के नायक हैं, तो मॉल में जाएँगे तो वहाँ पे एक दुकान खुली होगी, उसपे लिखा होगा कि यहाँ पे शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का घी मिलता है। लेकिन राजीव भाई, एक भी मॉल में गाय का दूध और घी तो मिला नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ दर्शकों को, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार मॉल में बहुत बढ़िया शराब की दुकानें खुलवाई। शराब का टाइम पीने का बढ़वा दिया। शराब के लिए बड़ी-बड़ी सुविधा दे दी। एक मिस्टर खेतान है, बड़े विवादास्पद आदमी, उनके लिए शराब की नीतियों में चेंज कर दिया गया। गाय का उत्थान, गाय सड़क पे आ रही हैं, गाय से सैकड़ों लोग मर जा रहे हैं, गाय भी मर जा रही है एक्सीडेंट में। जैसे राजीव जी ने कहा, गाय गली-गली में घूम रही है, सड़कों पे घूम रही हैं। गाय का दूध नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन मॉल में आपको शराब की दुकानें मिलेंगी। राजीव जी, इसको क्या कहते हैं? चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी का ये उनकी दुर्गति हो गई है। ये इसी को बताता है कथनी और करनी में क्या अंतर है। आप ये समझ लीजिए, ये जो है ना, कथनी और करनी में जो अंतर है योगी जी का, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपने दिया। योगी जी के जितने भी एडवर्टीजमेंट टीवी में आते हैं, आप देखिएगा, एक ना एक उसमें शॉट रहता है कि वो गाय को जो है कुछ खिला रहे हैं या हाथ जोड़ रहे हैं या प्यार से पुचकार रहे हैं। आप देख लीजिए। और आपने जो एग्जाम्पल दिया एकदम सही है भाई। आप चाल चरित्र और चेहरा की बात करते हो, और आप यहाँ पे जो है वो शराबबंदी कई राज्यों ने, क्या आपकी गुजरात में है, और आप मॉल में उसको चालू करो। देखिए, मैं शराब के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ये सरकार को टैक्स भी देता है, और ये मेरा और आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि हम पिए या ना पिए, ठीक है। तो एक एडल्ट आदमी का ये अपना निर्णय है। तो नैतिकता जो है, नैतिकता का जो इन्होंने एक चोला पहन के रखा है, और जो ये सबको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये अपने एक्टिविटीज से, अपने एक्शन से वो एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ये अंग्रेजी में कहावत है। यानी आपके जो काम है, जो कार्य है, वो आपके शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं। वो आपको पूरी तरीके से जो है उजागर कर देते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब गाय की रक्षा करना और गाय को पालना, ये जो है ये आपके मेरे जैसे जनता का काम है, वहां यूपी की जनता का। और इनका काम है कि शराब की नीतियों को में फेरबदल करें और शराब का कैसे प्रचार प्रसार करें, ये करेंगे। भाई, गाय की रक्षा की बात है, यदि आप कर रहे हो तो आपका काम है गाय को रक्षा देना, ना कि ये काम जो है मेरा और आपका होना चाहिए या उत्तर प्रदेश के रहवासियों का होना चाहिए। तो ये समझने वाली बात है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग यदि खुद नैतिक हो जाएं तो इस देश की आधी से ज्यादा समस्याएं जो है खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम यही है कि जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं वही नैतिकता को फॉलो नहीं करते, वही नैतिकता का अनुसरण नहीं करते। जी संजय जी। राजीव जी, एक मैंने फेसबुक पे फोटो लगाई थी, मेरे हाथ में स्कॉच का गिलास था, मैं ड्रिंक्स लेता हूँ, तो उसके नीचे कुछ भक्त आ गए और उन्होंने मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया कि शर्म नहीं आती, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और कबाब भी रखे थे आगे नॉन वेज के, आप ब्राह्मण हो के शराब भी पी रहे हो, और सावन चल रहा है तो आप नॉन वेज भी खा रहे हो, आप कलंक हो, इस तरह का उन्होंने ज्ञान दिया। तो मैंने उसको लिखा फेसबुक पे कि भाई, इस देश में अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं बना कि जो मुझसे कहे कि सावन में मैं नॉन वेज नहीं खा सकता या मैं स्कॉच नहीं पी सकता। तो मैंने उसको लिखा, मैं कहा भाई, अगर आपका मन गौमूत्र पीने का कर रहा है, गंगा जल पीने का कर रहा है, तो आप पियो ना, मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ। मेरा मन स्कॉच पीने का कर रहा है, आपका मन होता है गौमूत्र पीने का कर रहा हो, गंगा जल पीने का, हम दोनों स्वतंत्र हैं।
आपके गौमूत्र में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, आपके गंगा जल पे टिप्पणी नहीं करूंगा, आप मेरी स्कॉच पे टिप्पणी मत करो, हर एक की जीवन शैली आप उस पर क्यों टिप्पणी करोगे। कोरोना में राजीव भाई, कोरोना काल में मैंने देखा था जब पहला चरण में खुला कोरोना में कि बाजार खुले, तो 3 लोग जा रहे थे, पुलिस पकड़े डंडा मार देती थी, कहाँ जा रहे हो। तो जैसे ही उससे कहते थे कि शराब की दुकानें खुल गई है, शराब लेने जा रहे हैं, तो पुलिस अलाउ कर देती थी। कोरोना के बाद में उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी दूध के सेंटर नहीं खुले थे, परेशानी हो रही थी। सबसे पहले जो खुला था वो शराब की दुकानें खुली। ये नैतिकता, ये नौटंकी किसको दिखाते हैं और किसको समझ में नहीं आती है। क्या इनको समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये शिव भगवान का अनुसरण नहीं करते हैं। शिव भगवान भी तो मदिरा पान करते थे। आज काल भैरव का जो मंदिर है आप देखिए मध्य प्रदेश में, वहां तो बकायदा जो है आपको दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो ये कौन से हिंदू धर्म, ये कौन सा हिंदू धर्म का संस्करण जो है ये हम सबके ऊपर में लादना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं हिंदू धर्म में वेद आप उठा के पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि आप ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे। ठीक है, शिव भगवान की खुद हमने देखी है कि भाई मतलब वहां पे जो है जो कहानियां पढ़ी हैं कि आप जो है वहां मदिरा पान पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं था। आप काल भैरव का मंदिर, ये तो हिंदू धर्म का सबसे मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मंदिर में से जो है, एक पूजा स्थल में से, वहां कैसे जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो ये जो हिंदू धर्म का जो पाखंड बना के जो है जो इस तरीके की चीजें कर रहे, देखिए आप ये ध्यान दीजिए कि आज से 2000 साल पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार क्यों हुआ था। वो इसीलिए हुआ था कि हिंदू धर्म में पाखंडी लोग आ गए थे। इतना उन्होंने पाखंड फैला दिया था, इतना व्यभिचार बढ़ा दिया था कि धीरे धीरे आपके मेरे जैसे जो जनमानस थे उनका मन हिंदू धर्म से हटके बौद्ध या जैन धर्म की तरफ जाने लगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर भाई उन्होंने तो नागपुर में ही लिया था। बौद्ध धर्म में जो कन्वर्ट हुए वो तो नागपुर में ही हुए थे। और हर साल अक्टूबर में बहुत बड़ा जो है यहाँ पे पर्व मनता है उस चीज का। पूरे भारत का, पूरे दुनिया भर से जितने भी बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोग हैं वो लोग नागपुर का उस समय में जो है वो नागपुर में आते ही है, नागपुर में विजिट करते ही हैं। तो आप ये समझिए पाखंड को बढ़ा चढ़ा के यदि आप पेश करेंगे तो ये तो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे हिंदू धर्म को फायदा नहीं होगा, इससे हिंदू धर्म का नुकसान होगा। ये हमें विघटन की तरफ लेके जाएगी। जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे लिबरल है, जो नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी भी तरीके से इस तरीके की तानाशाही आए, वो लोग जो है खुद ब खुद आपसे छिटक जाएंगे। बाबा साहब जैसे छिटके, बाबा साहब के ऊपर में तो क्या क्या नहीं अत्याचार हुए। बाबा साहब के ऊपर में उस वक्त ब्राह्मणवादी ताकतों ने अत्याचार किया, कांग्रेस ने भी अत्याचार किया। वो सबसे परेशान होकर उन्होंने छोड़ा और उन्होंने अपना धर्म जो है अनुसरण किया। तो ये जो चीजें हैं ये समझने वाली बात है। हमें विघटन की तरफ नहीं जाना है, ये जनता को समझना है। जी संजय जी। कुछ बात है, मैं गया था कलकत्ता में और वहाँ पे माँ का एक बहुत बड़ा मंदिर है, सिद्ध पीठ है वो। रामकृष्ण परमहंस जी ने वहाँ पे साधना की थी। मैं गया उस सिद्ध पीठ में, वहाँ पे 2 खाने बने हुए थे। पता चला एक में रोज भैंसे की बलि दी जाती है, एक में बकरे की बलि दी जाती है। वो जो रक्त होता है वो सिंदूर में मिलाया जाता है। महिलाएं, मेरे आज भी घर में रखा है वो सिंदूर में दिया जाता है कि आप पूजा स्थल में रख लीजिए। कामाख्या देवी मंदिर है, वहां आप चले जाइए, लगातार वहां बकरों की बलि होती है। लेकिन एक तरफ धर्म की मान्यताएं हैं, दूसरी तरफ केवल एक मीट रखा है, केवल एक आधार पे कि शक हो जाए कि इसने खा लिया है और उस व्यक्ति को मार दिया जाए। राजीव जी, एक देश में, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या होता होगा मुस्लिम जनमानस के दिमाग में, जहन में। ट्रेन में जा रहे हैं लोग, फोर्स में तैनात एक आदमी आता है, कुछ दाढ़ी वालों को जिनकी वेशभूषा मुसलमान जैसी लगती है, उनको ताड़ कुछ लोगों की हत्या कर देता है। इतना उन्माद, इतना जहर, इतनी नफरत इस देश में भर दी गई है। इस आबादी को, देश की इस आबादी को, मुस्लिम आबादी को क्या लगता होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी, उमर खालिद 4 साल से जेल में बंद है, 4 साल से। जेएनयू के बाद उमर खालिद की चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में हुई। हर बार सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई कह के जमानत के नाम पर डेट बढ़ा दी जाती है। बड़े बड़े बयान आ जाते हैं कि जमानत अधिकार है, जेल अधिकार नहीं है, जमानत अधिकार है। बड़े बड़े बयान पिछले दिनों में आए। नेताओं की जमानत हो गई, उमर खालिद की जिस दिन जमानत लगती है उमर खालिद की डेट बढ़ा दी जाती है। 4 साल से
वो आदमी नौजवान जेल में है। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में घटना घटती है। बीएचयू में पढ़ने वाली एक छात्रा के कुछ लोग पकड़ते हैं, नग्न करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होते हैं और वो घटना करके उसका वीडियो बनाकर मध्य प्रदेश चुनाव लड़ाने चले जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बवाल मचता है तो वो लोग पकड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई लड़की को छेड़ देता है, उसकी टांग पे गोली पड़ जाती है। बस उसका नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें गोली मारने के पर्याप्त कारण हो। इन नौजवानों की किसी टांग में गोली नहीं लगती है और उमर खालिद की 4 साल में जमानत नहीं होती है। ये नौजवान कुछ महीनों में जेल के छूट गए, रेप की धाराओं में, क्योंकि आप भी जानते हैं पैरवी सरकार करती है, किस तरह की पैरवी कड़ी करनी है, किस तरह की कम करनी है। कुछ ही महीनों में छूट गए और उनका स्वागत किया गया। इस देश में क्या अब यही देखना बाकी रह गया? अभी वो लड़के छोड़े गए हैं, दोनों लड़के जिनके जो बनारस की तीनों आप बात कर रहे हैं, तीनों अभी फिलहाल में जो है उनका ये हुआ, बेल हुआ है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है और मैं संजय जी ये कहना चाहूंगा कि ये लिटमस टेस्ट है, ये गवर्नमेंट का नहीं, ये चंद्रचूड़ जी का। ये मेरे जितने भी पत्रकार मित्र, मैं उनको यही बोलता हूं कि आप चंद्रचूड़ जी की इतनी तारीफ करते हैं, क्या चंद्रचूड़ जी को उमर खालिद नजर नहीं आता है? क्या उनको ये नजर नहीं आता कि 4 साल से जो है जब भी बेल की बात आती है तो उनके उसके मामले को जो है आगे खिसका दिया जाता है? गवई साहब के एक मित्र से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, मैंने उनको बोला कि जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनके मुंह पे जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों ने लगा दिया है कि भाई आपको ये मुद्दे दिख नहीं रहे हैं क्या? आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि उमर खालिद 4 साल से जेल में, आप क्यों नहीं उसके बेल पिटीशन की सुनवाई कर रहे हैं? क्या गलती किया उसने? आप बताएं और उस पर अगर गलत है तो सजा दीजिए। आप 4 साल से किसी व्यक्ति को जेल की काल कोठरी में, आपने काल कोठरी में बंद करके रखा है, 4 दीवारों में बंद करके रखा है। ये तो उसके आर्टिकल 19 का पूरी तरीके से जो है वो हनन है। आप देखिए जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो दिया गया है हमको, संविधान ने जो अधिकार दिए, ये सारी चीजों का हनन करने वाली बात है। उस यदि युवक ने कुछ गलती की है जिसका नाम है उमर खालिद, तो आप उसको सजा दीजिए। ऐसे ही इन्होंने 7 साल तक नक्सलाइट लोगों से रिलेशनशिप है ये बोल के हमारे नागपुर विश्वविद्यालय की अंग्रेजी एमए इंग्लिश की जो एचओडी थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको 7 साल इन्होंने जेल में डाल के रखा और कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। आप बताइए, तो यदि कुछ है, आपने तो उनके जीवन के 7 साल ले लिए, वो 7 साल कौन लौटाएगा? उनको वापस कौन करेगा? तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये बताती हैं। देखिए हमारा जो है वो कोई ये स्टेट नहीं है कि भाई प्रजातंत्र के जो प्रहरी है, जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, उस पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह ना लगे। और ये चंद्रचूड़ जी का अभी तो वो जाने वाले हैं, मतलब उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। ये उनका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो इस तरीके के केसेस की सुनवाई करें। ये बहुत बड़ा जो है एक प्रश्न चिन्ह लगेगा उनके करियर का, जो टेन्योर का, जिस टाइम में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ रहे, कि ऐसे लोगों की केसेस की सुनवाई क्यों नहीं हुई। इस सवाल का क्या जवाब है उनके पास में कि 4 साल से उसका जब भी बेल का पिटीशन आता है आप उसकी सुनवाई नहीं करते? आप कौन सा लॉजिक दोगे? आप तो बहुत बड़े प्रहरी बनते हो संविधान के, तो आपके पास में क्या लॉजिक है? आपके पास में क्या लॉजिक है कि आप नक्सलाइट से रिलेशन बोल के लोगों के 6-6, 7-7 साल जीवन के ले लिए? ये तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और आपके मनीष सिसोदिया, इन लोग, ये तो नेता है। ये नेताओं के यदि जीवन के 1.5 साल 1 साल इस तरीके से खींच लिए जा रहे हैं, छीन लिए जा रहे हैं, तो मेरी आपकी मिसाल क्या है संजय जी? कल को उठा के आपको, मुझको, किसी को भी जेल में डाल देंगे और बस आप लड़ते रहिए, आपका परिवार लड़ता रहेगा, लोग आपको भूल जाएंगे और ये लड़ाई जो है आपकी रह जाएगी। तो ये जो है सरकार चलाने का तरीका नहीं है। ये यदि नहीं माने तो मैं आज आपको बता रहा हूं सड़क पे लड़ाई हो। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आज आपने इतनी बेखौफ होकर इतनी बेबाक बातचीत करी। आभार, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन सिंह, आपने पूरी बातचीत सुनी। दर्दनाक बातचीत थी, दिल के तारों को झंझोड़ने वाली बातचीत थी। मुझे बताइएगा ये दर्द आप किस स्तर तक कैसे महसूस करते हैं। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारी बात, हमारी ये बातचीत शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक। ये बात जितनी दूर तक जा सकती है उतनी दूर तक जानी चाहिए। ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का है, सभी का खून है इसकी मिट्टी में शामिल।
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शुक्रिया, थैंक यू।